रिलेटेड टॉपिक। और उसमें देखिए क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन के लिए डिजिटल पहल में क्या सम्मिलित है? ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत, चैनलों के द्वारा उच्च गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रमों का टेलीकास्टिंग, उच्च गुणवत्ता अनुसंधान पेपरों के लिए विशेषकर नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी की स्थापना, या सेंट्रल क्लाउडर स्ट्रक्चर जिसे बादल भी कहा जाता है उसकी स्थापना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे DANB ऑप्शन इज द राइट। हायर एजुकेशन का क्या मतलब होता है? हायर एजुकेशन का मतलब सामान्य रूप से सबको दी जाने वाली शिक्षा से ऊपर किसी विशेष विषय या विषय में विशेष विषय तथा सूक्ष्म शिक्षा या शिक्षा के उस स्तर का नाम है जो विश्वविद्यालय, व्यावसायिक विश्वविद्यालय, कम्युनिटी महाविद्यालय, लिबरल आर्ट कॉलेज एवं प्रायोगिक संस्थान आदि के द्वारा दी जाती है। हायर एजुकेशन में डिजिटल पहल को बढ़ावा देने के लिए जो सम्मिलित किया जाता है वो क्या है? ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत, DTH चैनलों के द्वारा उच्च गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रमों का टेलीकास्टिंग, सेंट्रल क्लाउड स्ट्रक्चर जिसे बादल कहा जाता है उसकी स्थापना करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ICT और गवर्नेंस से देयर आर वेरियस स्टेप फॉर क्रिएटिंग सर्वे फॉर्म्स यूजिंग ICT एप्लीकेशन लाइक गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म जैसे ICT एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए सर्वे फॉर्म तैयार करने का विभिन्न चरण। तो पहला है जैसे प्रश्न प्रकार का चयन और उसे तैयार करना, दूसरा है सर्वे फॉर्म को नाम देना और सेव करना, तीसरा है प्रश्नों को अनिवार्य बनाना, विकल्प रखना, चौथा है प्रतिक्रिया देने वालों के लिए साथ साझा करना और सेटिंग्स का विन्यास। तो गूगल फॉर्म जैसे ICT एप्लीकेशन का जो है उपयोग करते हुए सर्वे फॉर्म तैयार करने के विभिन्न चरण है। प्रश्न प्रकार का चयन और उसे तैयार करना, प्रश्नों को अनिवार्य बनाना और विकल्प भी रखना, सर्वे फॉर्म को नाम देना और सेव करना, सेटिंग्स का विन्यास और प्रतिक्रिया देने वालों के साथ साझा करना। मैच टूल को फर्स्ट से सेकंड को मिलाना है, प्रोप्राइटरी LMS, ओपन सोर्स LMS, क्लाउड बेस्ड LMS, डेटा कलेक्शन एंड क्वेज। तो यहाँ पे देखिए प्रोप्राइटरी LMS सूची 2 से सुमेलित इनको करना है, तो कौन से इसमें सही है ये हमें सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे D है कि सांप्रतिक प्रोप्राइटरी LMS यानी सांप्रतिक शिक्षा प्रबंधन प्रणाली, इसे डेवलपर या सांप्रतिक स्वयं शिक्षा सुविधा प्रदाता एवं समाधान प्रदान करना कहते हैं। ब्लैक बोर्ड, फेयर, DLL, ई-कॉलेज, एडोमको, इनग्रेड, ग्लोबल स्कॉलर इन सब के अच्छे एग्जाम्पल हैं। ओपन सोर्स शिक्षा प्रबंधन प्रणाली यानी ओपन सोर्स LMS, ये समानता जन सामान्य के सहभागिता से जन सामान्य के प्रश्न के लिए बनाया जाता है, इसे कोई भी उपयोग कर सकता है। ई-ट्यूटर, चैम्बिम, कानवास, फ्रंट LMS मॉडल आदि ओपन सोर्स LMS के प्रमुख एग्जाम्पल हैं। क्लाउड बेस्ड LMS, इसे इंटरनेट पर होस्ट किया जाता है, इसे वेब पोर्टल में लॉगिन करके एक्सेस भी करते हैं। इसे एक्सेस और उपयोग करने के लिए किसी विशिष्ट हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती। गूगल क्लासरूम, रोबो हॉलोजन सॉफ्टवेयर, इट्स लर्निंग, ओपन लर्निंग ETC जो है इसके एग्जाम्पल हैं। नीचे 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि गूगल मीट के फ्री वर्जन में व्यक्तिगत जीमेल गूगल अकाउंट के द्वारा आप अपना सत्र रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा है गूगल मीट द्वारा संचालित एक ऑनलाइन कक्षा या सत्र को ज्वाइन करने के लिए आपको अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ती है। इनमें से दोनों ही कथनों से हमें सही का उत्तर देना है। तो गूगल मीट यानी हैंगआउट मीट का विकसित रूप गूगल द्वारा विकसित एक वीडियो संचार सेवा, ये 2 ऐप्स का सम्मिलित रूप है जिसमें हैंगआउट्स मीट तथा हैंगआउट चैट का प्रतिस्थापन होता है। गूगल मीट के फ्री वर्जन में अपने व्यक्तिगत जीमेल गूगल अकाउंट के द्वारा आप अपना सत्र रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, जबकि गूगल मीट द्वारा संचालित एक ऑनलाइन कक्षा सत्र को ज्वाइन करने के लिए आपको अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ती है। गूगल मीट के फीचर्स क्या है? एक सहभागी के साथ चैटिंग करना, कॉल कूट लेखन, कॉल की इंक्रिप्शन सभी यूजर्स के लिए, ऑडियो फिल्टर तथा म्यूट ऑप्शन, डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन, प्रश्न पूछने के लिए राइज हैंड, सेशन को रिकॉर्ड करने की सुविधा एंड मीटिंग ज्वाइन करने हेतु गूगल या जीमेल अकाउंट होना जरूरी है। देखिए लिस्ट 1 को 2 से सुमेलित करना, ICT एप्लीकेशन और एग्जाम्पल। पहला है कि मेजरमेंट एप्लीकेशन यानी मापन अनुप्रयोग, कंट्रोल एप्लीकेशन, मॉडलिंग एप्लीकेशन, एक्सपर्ट सिस्टम। तो अभी क्रमशः यहाँ पे देखना है कि मापन अनुप्रयोग जो है इसका जो है सुमेलित करें तो नदी के प्रदूषण से, नियंत्रण अनुप्रयोग स्वचालित दूर चूल्हा से, मॉडलिंग अनुप्रयोग कार दुर्घटनाओं के अनुकरण से, एक्सपर्ट सिस्टम चिकित्सीय निदान से। ICT टूल फॉर टीचिंग, शिक्षण के लिए ICT टूल क्या होगा? क्लासरूम, गूगल मीट, गूगल क्विज या गूगल जैम बोर्ड। तो हमें क्रमशः यहाँ पे सुमेलित करना है। गूगल क्लासरूम जो है ये पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तक पहुँच करता है। गूगल मीट जो है समकालिक अंतःक्रिया, गूगल क्विज अधिगम का मूल्यांकन करता है और गूगल जैम बोर्ड जो है सहयोगात्मक कार्य का कारण देखता है। NASQF के अनुरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय मानक वर्गीकरण के साथ संबंध हो जाएगा क्या?
ILO, यूनेस्को, NQFVE और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल क्वालिफिकेशन यानी SQF ILO के अनुरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय मानक वर्गीकरण के साथ संबंध हो जाएगा। नीति, कार्य और क्रियान्वयन योजनाओं के लिए केवल क्षेत्रीय स्तर पर सशक्त डेटाबेस प्रणालियों की आवश्यकता होती है। सांख्यिकी प्रणाली को डेटा संरचना, सुरक्षा, गुणवत्ता, सीमांकन के संबंध में अपनी त्रुटिहीनता सुनिश्चित करनी चाहिए। दोनों में से हमें सही बताना है। तो नीति, कार्य एवं क्रियान्वयन योजनाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय सभी स्तर के सशक्त डेटाबेस की जरूरत होती है। सांख्यिकी प्रणाली को डेटा संरचना, सुरक्षा, गुणवत्ता नामांकन या गुणवत्ता सीमांकन के संबंध में अपनी त्रुटिहीनता सुनिश्चित करनी चाहिए। ये डेटाबेस की सुरक्षा का अनिवार्य गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन नागरिक सेवा में ICT की भूमिका से जुड़े हुए हैं? नागरिक दस्तावेज तक पहुंच, एक्सेस टू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, बेटर मेडिकल एजुकेशन अक्रॉस द कंट्री। तो हमें क्रमशः ये देखना है कि नागरिक सेवा में ICT की भूमिका क्या है। तो नागरिक दस्तावेज तक पहुंच सुनिश्चित करना, ऑनलाइन भुगतान, निम्न स्तर के नौकरशाही कार्यों में ऑनलाइन शिक्षण प्रदान करने में। एक्सेस टाइम को ध्यान में रखते हुए सबसे तेज से सबसे धीमे संगणक के अंगों के दिए गए क्रमों में से सही क्रम की पहचान करनी है। रैम, ऑप्टिकल ड्राइव, CPU कैचे, SSD। तो हमें इन्हें क्रमशः देखना है और सुमेलित करना है। तो एक्सेस टाइम को ध्यान में रखते हुए सबसे तेज से सबसे धीमे संगणक के अंगों का सही क्रम है CPU कैसे, फिर है रैम, SSD, ऑप्टिकल ड्राइव। एक IT कंपनी ने हाल ही में एक नए मॉडल के लैपटॉप का निर्माण किया है जिसमें कम विद्युत की खपत होती है तथा जो पिछले लैपटॉप मॉडलों की अपेक्षा आकार में छोटा और वजन में भी कम होता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव एक सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को लगातार स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का यूज करता है। आमतौर पे फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है और कंप्यूटर स्टोरेज के पदानुक्रम में सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में कार्य करता है। सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव में कम विद्युत की खपत होती है जो पिछले लैपटॉप मॉडलों की अपेक्षा आकार में छोटा और वजन में कम भी होता है। यहाँ पे देखिए दिया है क्रम से, प्रत्येक असामान्य प्रयोजन कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक रूप से संस्थापित होना चाहिए। मनुष्य और कंप्यूटर सीधे तौर पर आपस में संवाद नहीं कर सकते। तो क्रमशः में यहाँ पे देखना है अभिकथन में कि प्रत्येक सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी यानी आवश्यक रूप से संस्थापित होना चाहिए क्योंकि मनुष्य एवं कंप्यूटर सीधे तौर पर आपस में संवाद इंटरेक्शन नहीं कर सकते। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वेब सर्वर, कार नेटवर्क, टावर, स्मार्ट वॉच आदि जैसे कंप्यूटिंग डिवाइस को प्रबंधित करता है। IT अधिनियम 2000 में साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो ये किस में किया गया? 66F में। सूचना तकनीक अधिनियम 2000 भारतीय संसद द्वारा 17 अक्टूबर 2000 को पारित हुआ एक अधिनियम है। मूल अधिनियम में 94 धाराएं हैं जो 13 अध्यायों में बटा हुआ है। 4 अनुसूचियां हैं जिनमें से जो धारा 66F में साइबर आतंकवाद के दंड का प्रावधान है। ई गवर्नेंस का एक पहलू सरकार और नागरिकों के मध्य सूचना के प्रवाह से जुड़ा है। निम्नलिखित में से क्या क्या सरकार से नागरिक यानी जो गवर्नमेंट टू जो है सिटीजन की ओर पहल है? तो कौन सा ऐसा है जो गवर्नमेंट से सिटीजन की ओर पहल है? तो वो ई हेल्प है, ई हेल्थ है, ई टेंडरिंग है, ई फीडबैक है। तो क्रमशः में देखना है कि ई हेल्प और ई हेल्थ जो है वो सरकार से नागरिक की ओर पहले ये सरकार और नागरिकों के मध्य सूचना के प्रवाह से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किन किन पोर्टल में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची शामिल है? एरिया गाँव इन, स्वयं गाँव इन, मिक AC इन, NPTEL-AC.in। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम निम्न पोर्टल पर उपलब्ध है: स्वयं गाँव इन, NPTEL-AC इन। वेबसाइट का प्रयोग कर किसी की शिकायत को निकालने को क्या कहा जाता है? यूजिंग अ वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्रीवेंसेस। तो कौन सा है वो? साइबर वेंटिंग। साइबर वेंटिंग सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों आदि के बारे में दुष्प्रचार करना है। इस उद्देश्य हेतु एक वेबसाइट का प्रयोग करते हैं और टिप्पणियां सार्वजनिक कर दी जाती हैं। सूची 1 में देखें तो मंत्रालय की ICT पहलों का उल्लेख यहाँ पे दिया गया है। जैसे ICT मिनिस्ट्री ने कौन कौन सी अपनी तरफ से पहल की, जैसे स्वयं प्रभा, EPG पाठशाला, यंत्रा। तो हमें ये देखना है कि कौन से कोर्स के माध्यम से क्या चीज़ें जो है गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई हैं। जैसे स्वयं है तो ये ऑनलाइन कोर्स के जरिए क्रेडिट प्राप्त करना। स्वयं प्रभा जो है ये उच्च गुणवत्ता संबंधी शैक्षणिक कार्यक्रमों को 24/7 स्वयं प्रभा में देख सकते हैं।
जो ईपीजी पाठशाला है ये ई विषय वस्तु आधारित मुफ्त पुस्तकें और पाठ्यक्रम के लिए है, और ई यात्रा ये अंतः स्थापित प्रणाली में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना। वर्ष 2003 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम कार्यक्रम एनपीटीईएल को निम्नांकित की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शुरू किया गया है। तो क्रमशः यहाँ पे देखिए मेडिकल, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। तो वर्ष 2003 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम कार्यक्रम एनपीटीईएल को इंजीनियरिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरू किया गया था। वर्तमान में स्वयं पोर्टल का एक प्रमुख कोऑर्डिनेटर है जो विभिन्न इंजीनियरिंग कोर्सों को ऑनलाइन और डाउनलोड के रूप में प्रदान करता है। निम्नलिखित में से क्या सूचना प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के कारण उत्पन्न होता है? लाभकारिता, सुरक्षा संबंधी खतरे, निजता संबंधी चिंता। सुरक्षा संबंधी खतरे तथा निजता संबंधी चिंता ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर इतनी निर्भरता बढ़ गई कि इसके बिना किसी भी काम को सरलतापूर्वक संपन्न नहीं कर सकते। वर्तमान समय में होने वाला साइबर क्राइम, डेटा की चोरी, निजी सूचनाओं की गोपनीयता का भंग होना, ये सभी सूचना व संचार प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता के कारण ही हो रहा है। डिजी लॉकर के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर प्रणाली है। डिजी लॉकर यह युवा स्टार्टअप उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। चाहे भौतिक अवस्थिति कुछ भी हो, इसके माध्यम से उपयोगकर्ता को ई प्रलेखों तक पहुंच संभव है। तो हमें यहाँ देखना है जो डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर या डिजिटल लॉकर डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत प्रमुख पहलों में से एक है। डिजी लॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को कम करना और एजेंसियों के बीच में ई दस्तावेज के आदान प्रदान को सक्षम बनाना। चाहे भौतिक अवस्थिति कुछ भी हो, इसके माध्यम से उपयोगकर्ता का ई प्रलेखों तक पहुंच संभव हो पाता है। इस पोर्टल की ही मदद से ई दस्तावेज का आदान प्रदान पंजीकृत कोर्स के माध्यम से हो पाता है, जिससे ऑनलाइन दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है। आवेदक अपने इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को अपलोड करता है और डिजिटल ई साइन सुविधा का उपयोग कर उन पर सिग्नेचर करता है। इन डिजिटल हस्ताक्षरों दस्तावेजों को सरकारी संगठनों या अन्य संस्थाओं के साथ साझा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कृपया सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। डिजिटल पहल में दिया है उमंग, भीम, ईबी, स्वयं, तो क्रमशः में इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए डिजिटल पहल में जो उमंग है, ये सभी सरकारी सेवाओं को लाभ लेने के लिए एक सिंगल पॉइंट एक्सेस देता है उमंग। भीम जो है ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। ईवीजे G2 बी सेवाएं प्रोवाइड करता है। स्वयं अधिगम प्लेटफॉर्म है। ई शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ई शासन के संबंध में हासमान पारदर्शिता ई शासन का एक आईसीटी समर्थित लाभ है। ई शासन का संबंध सरकारी प्रक्रियाओं और कार्यों में आईसीटी की क्रियान्वयन से जुड़ा है। सामूहिक सेवा केंद्र ई शासन संबंधी सेवाओं को उपलब्ध कराने और उनके प्रयोग में सहायक है। तो इनमें देखिए कौन सा सही है। सरकार द्वारा आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस ई शासन कहलाता है। इसके तहत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। भारत सरकार के द्वारा 1970 में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक विभाग और 1977 में स्थापित नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ई शासन की दिशा में पहला कदम था। ई गवर्नेंस के संबंध में बताएं तो ई गवर्नेंस का संबंध सरकारी प्रक्रियाओं और कार्यों में आईसीटी के क्रियान्वयन से जुड़ा है। सामूहिक सेवा केंद्र ई शासन को उपलब्ध कराने और उनके प्रयोग में सहायक है। ई गवर्नेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट टू सिटीजन, एक गवर्नमेंट टू बिजनेस, एक गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। कंप्यूटर सुरक्षा एजेंसी घटनाओं का जवाब देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में है, तो ये है ICART। कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं को जवाब देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में ICART है। ICART क्या करता है? ये इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है या भारतीय प्रतिक्रिया दल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भीतर एक कार्यालय है। ये हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर खतरों से निपटने के लिए नोडल एजेंसी या भारतीय इंटरनेट डोमेन की सुरक्षा संबंधी रक्षा को मजबूत करता है। और ICART को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 70 खा के तहत पदान्वित किया गया है। देखिए साइबर घटनाओं के बारे में सूचना एकत्र करना, विश्लेषण करना और प्रसार करना। तो यहाँ पे समझना है साइबर सुरक्षा घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान लगाना और चेतावनियाँ देना। साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपात उपाय करना। साइबर घटना प्रत्युत्तर क्रियाकलापों को समन्वय करना। सूचना सुरक्षा प्रक्रिया पद्धति, रोकथाम, प्रत्युत्तर और साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग से संबंधित दिशा निर्देश, परामर्शी निर्देश, सुभेद्यता नोट और श्वेत पत्र जारी करना। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट के स्वरूप में बदलाव से जुड़ा है? तो कौन सा इसमें से जुड़ा हुआ है? ये फॉर्मेटिंग है।
फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट के स्वरूप में बदलाव से जुड़ा। फॉर्मेटिंग से मतलब अपने MS वर्ड में बनाए गए पेज को सेटअप करना और उसे एक इच्छित रूपरेखा देना। इसका आकार, रंग, लेआउट, छोड़ी गई जगह, ये सब कुछ फॉर्मेटिंग द्वारा ही तय होते हैं। वर्ड में जो फॉर्मेटिंग से संबंधित अगर क्रियाएं देखें तो पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज साइज, कलर बॉक्स और शेडिंग, कवर पेज, ये सभी आते हैं। अशोधित तथ्य है, जबकि शोधित क्या है? तो अशोधित में डाटा, यानी डाटा जो है ये जो है अशोधित तथ्य है, जबकि सूचना जो है वो शोधित अर्थपूर्ण आंकड़ा है। डाटा अशोधित तथ्य है, जबकि सूचना शोधित अर्थपूर्ण आंकड़ा है। दूसरे शब्दों में सभी सूचना डाटा हो सकती है किंतु सभी डाटा सूचना नहीं हो सकती। अर्थात जब उपलब्ध डाटा को पूरी तरह से वर्गीकृत एवं विश्लेषित कर लिया जाता है तो वो सूचना का रूप ले लेता है। निम्नलिखित में से किसने संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है? नियंत्रक और महालेखा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो हमें यहाँ पे देखना है संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। वस्तुतः राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है और इन सबको संसद की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। लेकिन राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह संसद को या राज्य विधानमंडल को राज्यपाल को हटाने के संबंध में कोई अधिकार नहीं है। या तो स्वयं त्यागपत्र दे दें या राष्ट्रपति से कभी भी हटा सकते हैं। विपक्ष का नेता उन समितियों का एक सदस्य होता है जो चयन करती है। केंद्रीय सूचना आयुक्त को, केंद्रीय स्वतंत्रता आयोग को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को। तो यहाँ पे हमें समझना है कि विपक्ष में बैठने वाले दलों में जिस दल के पास सर्वाधिक सीटें अर्थात कुल सीटों का 10% होती है वह संसद में नेता प्रतिपक्ष होता है। विपक्ष का नेता उन समितियों का सदस्य होता है जो चयन करती है। केंद्रीय सूचना आयुक्त का, केंद्रीय स्वतंत्रता आयोग का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का। क्या लड़कों एवं लड़कियों के विवाह का उम्र समान रखने के लिए कानून बनाना चाहिए? तो हाँ, लड़का तथा लड़की समाज में बराबर है। नहीं, लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से पहले परिपक्व हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि कथन का सबसे तर्क केवल एक ही कह रहा है, यानी कथन कह रहा है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों की विवाह का उम्र समान रखने के लिए कानून बनाना चाहिए? तो हाँ, लड़का तथा लड़की समाज में बराबर है, इसलिए सही बात है, कानून उन्हीं के फेवर में, दोनों को ध्यान में रख के होना चाहिए। ई गवर्नेंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विवरण उपयुक्त है? ई गवर्नेंस के लिए इनमें से तो नागरिकों को भागीदार, सक्षम और सशक्त बनाना, नागरिकों को उचित और पक्षपात रहित सेवाएं देना, प्रौद्योगिकी चालित प्रशासन देना। तो ई गवर्नेंस का शाब्दिक अर्थ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से होता है। इसके माध्यम से देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग होना चाहिए। इसके तहत देखें तो नागरिकों को भागीदार, सक्षम और सशक्त बनाना, नागरिकों को उचित और पक्षपात रहित सेवाएं देना, प्रौद्योगिकी चालित प्रशासन सेवाएं देना आदि। ये अभिक्रम में विद्वान, डिजिलॉकर, साक्षात, शोधगंगा। तो क्रमशः देखें यहाँ पे तो विद्वान जो है ये इसका विद्वान का शीर्ष वैज्ञानिक शोधार्थी का डेटाबेस, डिजिलॉकर दस्तावेज एवं प्रमाणकों के जारी करने तथा सत्यापन के लिए प्लेटफॉर्म, साक्षात ये लर्निंग को सुसाध्य बनाने के लिए शैक्षिक पोर्टल और शोधगंगा संपूर्ण मूल शोध प्रबंध, ई बुक्स और जर्नल्स का भंडार होता है। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।